मॉर्निंग। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। ओके, इस टॉपिक को हम लोग एक्चुअल में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा हीट जो है, अगर किसी बॉडी को हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें किस तरीके से एक्सपेंशन होता है। ठीक है ना? तो एक्सपेंशन के बारे में हम बात करते हैं और उस टॉपिक का नाम हम लोग क्या दे देते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। तो पहला जो मेजर टॉपिक यहाँ पे होगा वो क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन। सेकेंड टॉपिक जो है हमारा, वहां पे हम लोग हीट के ट्रांसफर की बात करते हैं, एक बॉडी से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ओके, वहां हम लोग स्टडी करते हैं कि हमने जो हीट का लॉस किया है, एक बॉडी ने जो भी हीट लूज किया है उतनी ही हीट उसने दूसरे बॉडी को प्रोवाइड की है और दूसरे बॉडी ने उतना ही हीट गेन किया है। ठीक है, और इसे हम पढ़ते कहाँ हैं? कैलोरीमेट्री में। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं 2 मेजर एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। इस चैप्टर में एक थर्ड एस्पेक्ट भी है जिसे हम लोग हीट ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर के कुछ मोड्स होंगे ना, मोड्स होंगे। वहां पे हम लोग 3 मोड के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है हमारा कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है हमारा रेडिएशन। ठीक है, तो उसे आज के लेक्चर में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं? आज क्या क्या पढ़ोगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन के बारे में, और एक्सपेंशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड कैलोरीमेट्री। तो ये 2 टॉपिक्स मेजरली आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं। जैसे अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए? हम लोग किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हीट, टेम्परेचर। अगर किसी बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना? कब हो रहा है? जब दोनों के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना रहे तो हीट का ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा ना। तो हम लोग हीट ट्रांसफर के बारे में बात ही करना तब शुरू करेंगे जब वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। एम आई करेक्ट? तो हम लोग यहाँ शुरू में डील करेंगे हीट को, टेम्परेचर को, और टेम्परेचर को मेजर करने वाले जो हमारे डिफरेंट डिवाइसेस हैं। एक डिवाइस तो हम सभी यूज भी करते हैं घरों में। क्या यूज करते हो? थर्मोमीटर। सो हम लोग सबसे पहले थर्मोमीटर के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स के बारे में बात करेंगे। ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक्सपेंशन में इंटर करेंगे, जहां 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशंस को पढ़ेंगे। लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा है हमारा एरियल एक्सपेंशन, जिसको आप सरफेशियल एक्सपेंशन भी कह सकते हो, और थर्ड होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये 3 एक्सपेंशंस हम लोग डील करेंगे, और फाइनली मैंने बताया ही हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे। तो ये आज का टॉपिक है। जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले बच्चों, पहली चीज से स्टार्ट करते हैं, हीट। हीट क्या है? हीट क्या है? कोई बताना चाहेगा? सो हीट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो हीट क्या है? हमारा एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि कब अपने रोल में आता है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तब वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, है ना? यहां पे एक सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, बहुत ध्यान से देखते हैं। हीट बिकम्स अ कॉज ऑफ मोशन एंड डज मैकेनिकल वर्क। हीट जो है ना, ये मोशन का कॉज भी होता है कभी कभी, और मैकेनिकल वर्क करने में भी एबल होता है। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट यहां से आते हैं हम लोग जो दूसरे पॉइंट पे, जिसके बारे में अभी हमने बोला कि हीट कब अपना रोल प्ले करना शुरू करेगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो सवाल मन में फिर से आएगा ना कि सर टेम्परेचर क्या होता है? सो एनी ऑफ यू, डू यू नो व्हाट इज टेम्परेचर? जल्दी बोलो, कोई समझते हो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज एक्चुअली डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। कितना कोई बॉडी हॉट है या कितनी कोई बॉडी कोल्ड है, ये हम कहां से समझते हैं? ये समझते हैं हम लोग टेम्परेचर से। इज दिस पार्ट इज ओके? मान लो कि 2 बॉडीज आपके पास रखी हुई हैं, ए और बी। आप दोनों को टच कर रहे हो और टच करके बता रहे हो कि कौन सा हॉट है, कौन सा कोल्ड है।
बताते हैं जनरली, बोलते हैं ना मिल्क दिया गया पीने को, बहुत गर्म है नहीं पी पाएंगे, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं आराम से पी लेंगे। होता है ऐसा? आप कैसे इस बात को एनालाइज कर पाते हो? आप अपनी बॉडी के रेस्पेक्ट में देखते हो, आप अपनी बॉडी के रेस्पेक्ट में देखते हो कि वो आपकी बॉडी से ज्यादा गर्म है। ज्यादा है तो कितना ज्यादा है ना? एब्सोल्युटली आप वैल्यू तक तो नहीं पहुंच पाते वहां पे, बट आप सिर्फ फील कर कर ये बता सकते हो कि बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। इज दिस पार्ट इज ओके एवरीवन? तो हमेशा जब टेम्परेचर की बात होगी वहां पे कंपैरिजन हम करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे डिग्री ऑफ कोल्डनेस और डिग्री ऑफ हॉटनेस की बात करते हैं कि ए और बी इनमें से एक कोल्डर होगा और दूसरा क्या होगा? हॉटर होगा। ये बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? चलो फिर तो यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहां से बच्चों एक्चुअल में आपका मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे एक तरीके से, यहां से मेन पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। टेम्परेचर को मेजर करने के डिवाइस को हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर अलग अलग तरीके के बनाए जा सकते हैं, जैसे लिक्विड थर्मामीटर जो हम आप यूज करते हो, वो क्या है? एक तरीके का लिक्विड थर्मामीटर है जिसमें आप मरकरी यूज करते हो, है ना? तो वो मरकरी थर्मामीटर है, लेकिन इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड थर्मामीटर। और भी हमारे थर्मामीटर होते हैं, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, जिनका यूज हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। बट ये जितने भी हमारे थर्मोमीटर्स है ना, इन सब में एक खास बात है। खास बात ये है कि जो भी थर्मामीटर आप बनाते हो उसको आप कैलिब्रेट करोगे। कैलिब्रेशन का मतलब समझते हो ना? नहीं समझते हो? देखो, कैलिब्रेशन थोड़ा भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझो तो बहुत आसान सा लगेगा। आप एक बात बताओ, छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूं, हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं तो थर्मामीटर में एक्चुअल में हीट ही वो बता रहा है, वो टेम्परेचर ही हमें बता रहा है, ये कैसे हम पता करते हैं? मरकरी किस हाइट तक गया इसी से निकालते हैं ना। मतलब एक तरीके से आप मेजर क्या करते हो? लेंथ, कि मरकरी कितनी ऊंचाई तक गया है, और उसको रिलेट कैसे कर दिया जाता है? टेम्परेचर के साथ, कि इतनी हाइट पे जाएगा तो ये टेम्परेचर हम मान लेंगे। सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कैलिब्रेशन, जहां पे फिजिक्स का एक फेनोमेनन दूसरे फेनोमेनन के साथ रिलेट होता है। एक जो हमारा पार्ट है जहां पे हम अभी बात कर रहे थे टेम्परेचर की, उसको हम लोग लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर पाते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आपने गैल्वेनोमीटर यूज किया है, एमीटर वोल्टमीटर कभी यूज किया है? देखे होगे वहां पे एक निडल होता है, वो फ्लोट कर रहा होता है, वो फ्लोट करके एंगल चेंज करता है ना, वो तो एंगल चेंज करता है, बट उसके एंगल चेंज करने पे आप क्या बताते हो? भाई ये 5 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का करंट है। उसने एम्पियर कहाँ बताया? उसने तो एंगल रिफ्लेक्ट करके दिखाया, है ना? हमने एंगल को किसके साथ रिलेट कर दिया? हमने रिलेट कर दिया करंट के साथ। एंगल को किसके साथ रिलेट कर दिया? वोल्टेज के साथ। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। अब जब हम कैलिब्रेशन करने जा रहे हैं तो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स लेंगे, और उन स्केल्स को बनाने के लिए एक प्रॉपर हमारे पास गाइडलाइन होनी चाहिए कि हम जब इस टेम्परेचर स्केल को बनाएं तो इन दोनों चीजों का या इन तीनों चीजों का ध्यान रख के बनाएं। होगा ना? यहां भी ऐसा ही है। हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर्स यूज करते हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केल्स हैं हमारे पास। जो हमारा सबसे ज्यादा यूज में आने वाला स्केल है वो हमारा सेल्सियस स्केल है, बट केल्विन को मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा है क्योंकि केल्विन टेम्परेचर का क्या है? एसआई यूनिट है, और हम लोग एसआई यूनिट में चीजों को डील करना प्रेफर करते हैं, जिससे यूनिफॉर्म वे में ये चीज आसानी से ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेट की जा सके। इज इट फाइन? थर्ड जो स्केल यहाँ पे मैंने दिया है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। इसलिए फ़ारेनहाइट भी लिया है क्योंकि हम आप यूज सबसे ज्यादा कौन सा करते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल। जो हमारे घर में जो टेम्परेचर का मेजरिंग डिवाइस है, वहां पे हम टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। क्या ये तीनों नाम आपको क्लियर हैं? अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कि इन स्केल्स को हम बनाते कैसे हैं। तो स्केल्स को बनाते समय 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसे आप क्या कहते हो? फर्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसे हम बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जो कि बेसिकली आप कह सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट
फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? वाटर का, या आप कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट है किसका? आइस का। इज दिस पॉइंट इज ओके? ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है हमारा? वाटर है। कितना लेते हैं बेटा इसको हम लोग? ये होता है यहाँ पे हमारा 273 केल्विन के बराबर। ऐसे पॉइंट के आगे भी वैल्यूज होती है 0.16, बट हम इग्नोर करके चल रहे हैं क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में जो है ना वो जनरली हम लेकर चलते नहीं है, पार्टिसिपेट उसको करने नहीं देते। सेकेंड जो हमारा पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, UFP, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या होता है हमारा? इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। इज दिस पॉइंट इज ऑल्सो ओके? अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट को क्या 373 केल्विन लिख पाओगे? कोई दिक्कत है लिखने में? नहीं। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद होने चाहिए, और यही हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए भी याद होने चाहिए। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर इसी को लिखो तो सेल्सियस में हम लोग इसे 0 डिग्री सी लिखते हैं फर्स्ट वाले को, और सेकेंड वाले को क्या लिखते हो? इट इज 100 डिग्री सी। देन यहां अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो इट इज 32 डिग्री एफ, एंड सेकेंड वन इज 212 डिग्री एफ। क्या ये पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर है? तो अगर हम लोग अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट की बात करें तो ये दोनों लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मैं इससे टेम्परेचर को मेजर करना चाहता हूं, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर को बताना चाहता हूं। सेल्सियस को मुझे केल्विन में बदलना है, केल्विन को मुझे फ़ारेनहाइट में बदलना है। हाउ आई विल डू सो? कैसे करेंगे ये? कोई ना कोई तरीका तो होगा ना करने का, होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंपेयरिंग स्केल बनाते हैं, एक रेशियो डिफाइन करते हैं जिस रेशियो से हम आसानी से इन चीजों को समझ सकें। इसके लिए डिनोमिनेटर में हमेशा हम लेते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट के सब्ट्रैक्शन को। अपर ज्यादा होगा तो अपर में से आप क्या करोगे? लोअर को माइनस करोगे। जैसे आप नॉर्मल स्केल के बारे में सोच के देखो ना, हम सभी मीटर स्केल यूज करते हैं ना, इंच जिसको बोलते हो, स्केल जो बोलते हो, अपने पास जो यूज करते हो लाइन खींचने के लिए करते हो। एक साइड उसमें क्या होता है? इंचेस बनी हुई होती हैं, और दूसरे साइड में क्या होता है? सेंटीमीटर्स लिखे हुए होते हैं। अगर आप सेंटीमीटर में देखो तो आपके 15 डिविजन्स होते हैं, और वहीं पे अगर आप इंच में देखो तो 6 डिविजन्स बने हुए होते हैं ना। अगर उन दोनों को मुझे कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करोगे? शुरुआत का और अंत का पॉइंट सेम कर देंगे, उसमें कितने डिविजन्स हुए हैं इसके बारे में बात कर लेंगे, और फिर एक को दूसरे के साथ आसानी से रिलेट करेंगे ना। ऐसा ही सेम लेंथ दोनों का ले लिया, और उसके बाद जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, और उससे हम अपनी वैल्यूज तक पहुंचे। यहां भी यही काम करते हो आप लिखते हो यहां पे जो हमारा एक कांस्टेंट निकल कर आता है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं टेम्परेचर। जो भी उस जगह पर टेम्परेचर है उसे हमने मेंशन किया है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? ये हर जगह पर कांस्टेंट जो है आपका वैलिड रहेगा, और डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स को जब आप कंपेयर करोगे तो वहां पे आपको काम आएगा। जैसे इसी का यूज मैं कर रहा हूं बच्चों, इसी का मैं यूज करने जा रहा हूं। यूज करके जो आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखा रहा हूं, ध्यान से इसे देखना। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूं इसे ध्यान से देखना। मैं बात कर रहा हूं बच्चों यहां पे सबसे पहले सेंटीग्रेड का, या केल्विन से स्टार्ट किया था, केल्विन से यहां भी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं लिखता है केल्विन में टेम्परेचर को K माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 273 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट 373 माइनस 273, इट इज इक्वल टू C माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32। क्या ऐसा लिख सकते हो? और मान लो मैं आपके नाम में से, आप किसी बच्चे में से किसी के नाम से एक टेम्परेचर स्केल बनाना चाहता हूं। हमने ऐसा मान लिया कि वहां पे हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 है और अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है? 200 है। तो हमने एक न्यू स्केल अज्यूम किया। मेरा जो न्यू स्केल है, मैंने एक न्यू स्केल अज्यूम किया। इसमें हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? 0 है। अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है हमारे पास?
इट इज 200. सो मैं चाहता हूं इसमें इसे एक्सप्लेन करूं. किसी एक का नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं x है यहाँ पे, है ना, हम x स्केल एक बना रहे हैं, तो x के बारे में बात करते तो यहाँ क्या लिखते, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 0, और ये हमें इस न्यू स्केल के बारे में भी आइडिया प्रोवाइड कर देता. क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? जल्दी से बोलो बच्चों, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? यहां से अब आगे आते हैं. अगर मैंने ये पॉइंट आप सभी को अभी एक्सप्लेन करके दिखाया, तो क्या इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई भी कर सकते हो? क्या करोगे मैथमेटिकली सिंप्लीफाई? तो ये बन जाएगा आपके पास k माइनस 273 डिवाइडेड बाई, नीचे 100 है, यहां भी 100 है, यहां 180 है, यहां 200 है. मैं सबको 20 से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? 20 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 5, यहां हो जाएगा ये c बाई 5, यहां हो जाएगा ये f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, और जो नेक्स्ट स्केल आपने बनाया है ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 10. क्या सभी लोग अग्री करते हो मुझसे? अब एक स्केल से दूसरे में कन्वर्ट करना हो, क्या हम इस सिंपल से फॉर्मूले को यूज करके आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं? एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट और मैं दिखा दूं. कभी कभार आपसे क्या पूछते हैं, सेंटीग्रेड में वैल्यू दे दी गई है, फ़ारेनहाइट में पूछ लिया गया है, दोनों के रिलेशन के बारे में आपको बात करने के लिए बोला गया है, तो इनके रिलेशन को यहाँ एस्टैब्लिश भी कर लेते हैं. c बाई 5 f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, सो f इज इक्वल टू वॉट, f इज इक्वल टू 9c डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32. क्या लिख सकते हो ऐसा? देखो तो, क्या f और c के बीच का मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा? कुछ तो बोल दो. एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हमारा स्लोप क्या होगा? क्या 9/5 को मैं स्लोप कह सकता हूं? और ये जो 32 है हमारे पास, क्या इसे आप यहाँ पे इंटरसेप्ट कह सकते हो? और इंटरसेप्ट भी कौन सा? इट इज y इंटरसेप्ट. डन है? तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी. अब इसके ऊपर तुरंत हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चले आते हैं. ध्यान से इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं. हमारे सामने हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वेल नोन है, हर जगह पे यूज में आता रहता है. आप ये क्वेश्चन याद भी रखे हुए होगे, हो सकता है ना? क्या आंसर आता है बताओ बालक, पता है क्या? -40. एग्जैक्टली, द आंसर इज -40 इन दिस केस. कैसे आता है मैं एक बार करके भी दिखा देता हूं, जिससे आपको आगे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन मिलता जुलता मिले तो उसे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो. मैंने c को यहाँ पे t मान लिया बेटा, तो t बाई 5. मैंने c के जगह क्या लिखा है? चलो पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं. c बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9. c और f बराबर है ना, तो मैं f को c या c को f लिख सकता हूं ना, यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं आराम से. तो मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, सिंस c इज इक्वल टू f, है ना, मैं इन दोनों के लिए x यूज कर ले रहा हूं और इसको x का ही नाम दे देता हूं. तो आई एम राइटिंग हियर x बाई 5 इज इक्वल टू x माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9. सो 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160. सो 4x इज इक्वल टू माइनस 160 एंड x इज इक्वल टू माइनस 40. क्या लिखने में कोई परेशानी है? जल्दी से बोल दो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को नहीं? बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ जाए आगे. चलो फिर तो यहां से आगे की ओर चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को अब हम लोग यहां से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. इसका आंसर कौन सा हो गया? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ध्यान से इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. इस बार हमने क्या किया है, एक नया स्केल बना दिया है. अभी आपसे नए स्केल की बात कर रहे थे. हम लोगों ने x के नाम पे यहाँ पे क्या किया था, एक स्केल बनाया था. इन्होंने यहाँ पे इसी स्केल को w से रिप्रेजेंट कर दिया है. अब अगर मैं इस स्केल की बात करूं, ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर एंड कॉल्ड द w स्केल ऑफ फ्रीजिंग एंड ओके. यहाँ पे फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या क्या गिवन है? इट इज 39 डिग्री एंड 239 degree respectively. What will be the temperature on the new scale corresponding to 39 degree C? अगर मुझे 39 डिग्री सेंटीग्रेड को इस नए स्केल में डिग्री W में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कितने वैल्यू से करेंगे, ये हमसे पूछा गया है. कोई मुश्किल सवाल है?
आप लोगों की एनर्जी से तो मुश्किल बन गया। मुश्किल है या इजी है? अभी भी नहीं लग रहा। क्या हो गया बच्चों, कुछ टफ ले लिया क्या हमने? c माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 100 माइनस जीरो, यही लिखोगे ना? नीचे 100, यहाँ 200, पूरे को रिमूव करके सीधे सीधे 2 कर सकते हो क्या? इसको कट करके 2 कर सकते हो, तो आपके पास आ गया W माइनस 39 डिग्री W, है ना, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C। क्या यही होगा बच्चों? और C की वैल्यू दी हुई कितनी है आपको? 39 डिग्री C। अगर हम उसे पुट कर दें यहाँ पे, देखो ये जो यूनिट मैंने लिख दिया है ना, इसको अभी यूनिट को यहाँ से हटा के रखते हैं, ठीक है? ये है 39 डिग्री, और यहाँ आप लिख क्या रहे हो? ट्वाइस ऑफ C। C की वैल्यू को जैसे ही आप यहाँ 39 पुट करोगे, ये 78 होगा, और 39 और उधर चला गया तो क्या बन जाएगा? ये 117 बनेगा क्या? तो W की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 117 डिग्री W। डन है क्या? मुश्किल है? तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में होना चाहिए, बहुत आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आपका काम बस क्या है? दोनों के स्केल को कांस्टेंट के हिसाब से कंपेयर करना, ऑटोमेटिकली यू विल रीच टू योर आंसर। बढ़े आगे? हाँ बेटा, कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट हमने अभी जस्ट पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था यहाँ पे कांस्टेंट के बारे में। हमारा T माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बराबर होता है। तो ये जितने भी स्केल्स आप बनाओगे, हर स्केल में ये वैलिड होगा। नॉट इवन इसी में, अगर हम आगे चलकर कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर बनाते हैं, हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर बनाते हैं, वहां भी ये रेशियो हमें काम आता है, हमें हमारे रिजल्ट तक पहुंचाता है, ठीक है? तो आगे बढ़ा जाए यहाँ से, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं बच्चों। एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, जो कि कुछ प्रेशर की रीडिंग्स मुझे दी गई है। प्रेशर की रीडिंग देने का मतलब है हमें कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर के बारे में बात करनी है। यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि अगर 0 डिग्री पे प्रेशर जो है हमारा वो 50 सेंटीमीटर है, 100 डिग्री पे हमारा जो प्रेशर है वो कितना है? 60 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि टेम्परेचर क्या होगा जब प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 55 के बराबर है। क्या अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हो? ये आप कैलकुलेट कर सकते हो? इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे एक बार आपके सामने प्रेजेंट भी कर दे रहा हूं। हम यहाँ लिखते हैं बेटा T इज इक्वल टू 100 डिग्री C इंटू अपर फिक्स्ड वैल्यू, सॉरी नॉट अपर फिक्स्ड वैल्यू, पहले यहां पे लिखेंगे प्रेशर माइनस प्रेशर एट लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जिसको आप लोअर फिक्स्ड वैल्यू कह सकते हो, डिवाइडेड बाय प्रेशर एट अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस प्रेशर एट लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या उसी रेशियो को फॉलो किया है आपने? से यस और नो किया है? आप बताओ। अब 100 तो न्यूमरेटर में पहले ही हमने लिख लिया है। आगे की अगर हम बात करें तो P हमें 55 गिवन है, लोअर वाला 50 है, अपर मेरे पास 60 है, और ये फिर से 50 है। मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1/2 आएगा, एंड द आंसर इज इक्वल टू 50 डिग्री C। क्या 50 डिग्री C हम टिक कर सकते हैं? अच्छा, वैल्यू ही लिखनी है, कोई नहीं, डायरेक्ट हम 50 डिग्री C आंसर कोट कर देंगे। कैसे लिखा? अभी जस्ट बेटा सेम काम तो किया था हमने। हम यहाँ पे किससे किसको रिलेट कर रहे हैं? प्रेशर से टेम्परेचर को रिलेट कर रहे हैं ना? तो इसका मतलब है प्रेशर के टर्म में हमारा रेशियो होगा। रेशियो हमने फिक्स कर ही रखा था कि हम प्रेशर निकालेंगे पहले जो गिवन टेम्परेचर है उसके ऊपर, फिर हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट वाले को उससे माइनस करेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? हम लोग अपर फिक्स्ड पॉइंट में से लोअर फिक्स्ड पॉइंट को माइनस करेंगे। तो क्या इस पैरामीटर में कोई चेंजेस लाए आपने? नहीं लाए। और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के? तो हमने वही काम किया है ना, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर के एक रिलेशन को एस्टैब्लिश किया है, और वहां से यहाँ से तो एक रेशियो आया ना आपके पास, रेशियो को आपको एक वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिर्फ क्या किया, एक 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे हम अपने रिजल्ट तक पहुंच पाए।
100 ये हर जगह पर होगा, आप वॉल्यूम गैस बनाओ या प्रेशर गैस थर्मामीटर बनाओ, दोनों में ये वैल्यू आपको रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप रिजल्ट जो है वो टी के फॉर्म में निकाल कर बता पाओगे। ठीक है, 100C अगर सेंटीग्रेड में लिखना है तो, केल्विन में लिखना होगा केल्विन में बदल लेना, 273 कर देना। बोलो क्या हुआ? ये 100 डिग्री अलग है बेटा, ये तो 100 डिग्री आप जान रहे हो ना, ये मुझसे पूछोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमने आज की क्लास ही यहीं से स्टार्ट की थी, यहीं से स्टार्ट की थी, हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो बेहतर है ना? यहीं से स्टार्ट किया था ना। ये 100 डिग्री और 0 डिग्री तो हर जगह देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्या है हमारे लोअर फिक्स्ड पॉइंट है और अपर फिक्स्ड पॉइंट है, तो इन दोनों के बारे में तो हमें सोचने की नीड ही नहीं है। ये नहीं देंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, है ना? ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए, तभी स्केल हमारा सेट ही होगा, अदरवाइज स्केल ही नहीं सेट होगा। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां से जो आपका मेन क्वेश्चन वाला पार्ट है, अब उसके ऊपर हम लोग स्विच कर जाते हैं। तो पहला पार्ट, बेसिक पार्ट सभी को क्लियर? आगे बढ़े फिर हम लोग अब यहां से शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशंस के बारे में। और रीजन ऑफ एक्सपेंशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब मैं आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा रहा था, वहां मैंने एक ग्राफ बनाया था ना, मूव्स ग्राफ, याद है ना? वहां से हमने ये एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो फोर्स और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का ग्राफ है, या हमारे पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का ग्राफ है, वो सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक है, और वही असिमेट्रिक होना हमारे एक्सपेंशन का रीजन है। यहाँ पे हम लोग 3 तरीके के एक्सपेंशंस पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। जब हम ऐसे सब्सटेंस की, ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसके पास लेंथ सिग्निफिकेंट है बट विड्थ और हाइट नहीं के बराबर है, तो हम लीनियर एक्सपेंशन को डील करते हैं। सेकेंड हमारा पार्ट आता है एरियल एक्सपेंशन। जब बॉडी के पास लेंथ और विड्थ दोनों है, वैसे केस में हम लोग एरियल एक्सपेंशन को डील करते हैं। और थर्ड होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों है बॉडी के पास, तो आप क्या लेते हो? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन लेते हो। तीनों जगह पे एक बात कॉमन है, जो हमारा चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया या चेंज इन वॉल्यूम होगा, वो रेस्पेक्टिवली उसके ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल एरिया और ओरिजिनल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना? जितना बड़ा लेंथ है उतना ज्यादा एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है ना? दूसरा जो प्रोपोर्शनलिटी होता है इन तीनों का, वो होता है टेम्परेचर के ऊपर। आप जितना वहां पे चेंज इन टेम्परेचर करते हो, ये सबके सब उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को लिखूं कि हमारा डेल्टा एल क्या होगा, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा होगा, जहां पे एल्फा को आप क्या बोलोगे? लीनियर, हम इसे बोलेंगे बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। और ये जो डेल्टा थीटा है, इट इज चेंज इन टेम्परेचर। इसे आप यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर के नाम से जान रहे हो। ठीक है? तो अगर अब आप यहां से नए लेंथ को लिखना चाहते हो, एल डैश को लिखना चाहते हो, तो ये एल प्लस डेल्टा एल के इक्वल होगा, और आप इसे एल 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्या ये दोनों जो फॉर्मूले मैंने लिखे, ये फॉर्मूले आपको क्लियर है बेटा? फर्स्ट फॉर्मूला कैसे आया? प्रोपोर्शनलिटी वाले रिलेशन से। एल और डेल्टा थीटा पे प्रोपोर्शनलिटी में बता चुका था। मैंने जब प्रोपोर्शनलिटी का वहां से साइन हटाया, तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज अल्फा इन दिस केस। इज दिस वन इज फाइन? नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। दूसरे पार्ट में यहां पे हम बात करते हैं डेल्टा ए की। डेल्टा ए को हम लोग यहाँ पे ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके? यहाँ पे बीटा को आप क्या बोलोगे? इट इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। हम इसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। यहां से आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, हम लिखते हैं इसका ए डैश का वैल्यू। तो क्या ए डैश को आप ए इंटू डेल्टा ए लिख सकते हो? जल्दी बोलो, लिख सकते हो? तो अगर ये ए इंटू डेल्टा ए है, तो ये हो गया मेरे पास ए 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा थीटा। आई होप ये ए डैश की वैल्यू भी आपको क्लियर हो गई है।
क्लियर हो गई क्या? नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। मैं चलता हूं अब आपको लेकर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में अगर हम बात करें तो आई विल राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू V इंटू गामा इंटू डेल्टा थीटा, एंड दिस गामा इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. So I am writing here it is coefficient of volumetric expansion. अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तक तो पहुंच गए, आगे की बात की जाए क्या? यहां पे हम अगर V डैश लिखें, आप सभी मुझे बताओ क्या मैं इसे V प्लस डेल्टा V लिख सकता था? और यहां से अगर हम V डैश की वैल्यू को लिखते तो इट इज V 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा होता. कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई समस्या नहीं. तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हमें याद होने चाहिए. अब कोई मुझसे पहले केस में अल्फा पूछ लेता तो अल्फा को आप क्या लिखते बेटा? क्या इसको 1 बाई एल इंटू डी एल बाई डी थीटा लिख सकते थे क्या? तो कहीं पे अगर जरूरत पड़ी तो आप ऐसे कन्वर्जन को भी यूज कर सकते हो. यहां से अल्फा 1 बाई एल डेल्टा एल बाई डेल्टा थीटा होता ना, हमने बस डेल्टा एल बाई डेल्टा थीटा को क्या लिख दिया? डी एल बाई डी थीटा लिख दिया, जिससे अगर कभी वेरिएशन आए, ऐसे तो हम अल्फा को कांस्टेंट मानकर चलते हैं, बीटा को कांस्टेंट मानकर चलते हैं, गामा को कांस्टेंट मानकर चलते हैं, ये क्वेश्चन में भी मेंशन्ड होता है. बट अगर किसी सिचुएशन में मुझे दिया हुआ है कि इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिंग, देन इन दैट केस व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पे जो सबसे लास्ट में मैंने यहाँ जो पॉइंट मेंशन किया है, इसे ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. हम लिखेंगे dl इज इक्वल टू l इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा. अल्फा हमें कुछ ना कुछ थीटा के टर्म्स में दिया होगा, हम उसे यूज करके अपने dl की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. डन है बिल्कुल. तो कभी भी वेरिएबल अगर दिया हुआ हो तो डिफरेंशियल फॉर्म में जाएंगे, क्योंकि आगे चल के आपको इंटीग्रेशन करना होगा. और अगर नॉर्मल है तो हम डेल्टा डेल्टा से जैसे काम चला रहे हैं ऐसे चलाते रहेंगे. अब इसके ज्यादा वाइटल एस्पेक्ट पे आते हैं. जानते हो इस चैप्टर की खासियत क्या है? यहाँ क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा टफ बनाए नहीं जा पाते. तो करते क्या है आपके साथ एग्जामिनर जो है एक गेम खेलता है. उस गेम में जब उसे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को यूज करना होता है तो आपको वो लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू देता है, और जब लीनियर को यूज करना होता है तो क्या देता है? तो एरियल दे देगा, वॉल्यूमेट्रिक दे देगा, जिससे आप जो है ना गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और गलत जगह तक पहुंच जाओ. समझ रहे हो मेरी बात? अब इसको हम अवॉइड कैसे करेंगे? तो अगर हम इस अल्फा बीटा और गामा के रिलेशन को प्रॉपर्ली जानते हैं, हम जानते हैं कि ये आपस में कैसे रिलेट किए जा सकते हैं, तो क्या हमारा काम उससे आसान हो जाएगा? हमारी समझ वहां से क्लियर हो जाएगी आराम से. तो हम अब यहाँ पे वही करने जा रहे हैं. हम यहाँ पे जब बात करेंगे अल्फा बीटा और गामा की, तो मैं प्रूफ नहीं कर रहा आपके सामने, मैं इनको डायरेक्टली लिख रहा हूं, और जो भी इसमें छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल है मैं वो सब आपके साथ डिस्कस करते हुए लिख रहा हूं. सबसे पहले अल्फा के लिए तो टेंशन है ही नहीं, मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे बीटा से. तो अगर मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट में बीटा के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. अब मन में सवाल आता है ये अल्फा 1 और अल्फा 2 है क्या? तो मान लो अगर हम किसी सरफेस वाली किसी बॉडी की बात कर रहे हैं, वहां पे जब हमने हीट सप्लाई की तो लेंथ में और विड्थ में एक ही तरीके का एक्सपेंशन हो, क्या ये जरूरी होता है? नहीं है ना. लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि आइसोमेट्रिक नेचर का है, एक ही तरीके का है, तो वहां पे लेंथ और विड्थ दोनों में एक ही तरीके का एक्सपेंशन होगा ना. तो अगर एक ही तरीके का एक्सपेंशन नहीं है तो वैसे केस में हम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लिखेंगे. बट अगर दोनों तरफ आइसोमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है, मेरा एक ही तरीके का एक्सपेंशन मुझे देखने को मिला है, आइसोमेट्रिक सब्सटेंस है हमारा, तो वैसे केस में आप क्या कहते हो? बट आप यहां पे लिखोगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर आइसोमेट्रिक substances अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, और दोनों को मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों? अल्फा का. तो ऐसे केस में बीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? सीधे सीधे आप ट्वाइस ऑफ अल्फा लिख सकते हो. क्या ये पहला पार्ट सभी को क्लियर है? इन द सेम वे अगर मैं बात करूं यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के कोफिशिएंट की, तो यहाँ पे मैं जो सेकेंड पार्ट लिखना चाहूंगा, ये क्या लिखूंगा?
हमारा जो गामा होता है, दिस गामा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। एक लेंथ के लिए, एक विड्थ के लिए, और तीसरा किसके लिए है? हाइट के लिए है ना? अब अगर ये तीनों सेम है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आइसोमेट्रिक सब्सटेंस की, तो इन आइसोमेट्रिक सब्सटेंस आई कैन डायरेक्टली से द वैल्यू ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर इक्वल। आप इसे यहाँ पे भी अल्फा का नाम दे रहे हो, एंड यू कैन से नाउ कि गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी? थ्राइस ऑफ अल्फा के बराबर होगी। डन है? सो इफ समवन इज सेइंग अल्फा, बीटा एंड गामा, इसका रेशियो क्या होगा? तो मैं बोलूंगा 1:2:3 के रेशियो में हमारा आंसर होगा। कहीं किसी को समझने में कोई परेशानी? क्लियर है सभी को? इंपॉर्टेंट है बेटा, कन्वर्जेंस की जरूरत आपको पड़ती है। मैंने बोला ना, जब अल्फा यूज करना होगा तो वो गामा देंगे, जब गामा यूज करना होगा तो बीटा देंगे। कुछ इस तरीके से आपको मिलाकर क्वेश्चन देंगे, जिससे आप थोड़ा परेशान हो। अब यहां से हम आगे चलते हैं, इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। एप्लीकेशन पार्ट में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस इससे बनाए जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डील करना शुरू करते हैं। पहला इसका पेट क्वेश्चन क्या है वो दिखाता हूं मैं। हमें बोलते हैं हमारे पास दो रॉड्स दी हुई हैं, दोनों का एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है, दोनों का L1 L2 का लेंथ, मतलब दोनों की लेंथ भी दी हुई है। पढ़ो यहाँ पे, टू रॉड्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2 आर मेड अप ऑफ मटेरियल हुज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इफ डिफरेंस बिटवीन टू लेंथ्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इन दोनों के लेंथ का जो डिफरेंस है वो किससे इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो वैसे केस में इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा सही आएगा, ये हमें निकाल कर बताना है। हाउ आई विल अप्रोच? एनी आइडिया कैसे अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा सही बोल रहे हो आप। डेल्टा एल अगर हम इनिशियली देखें तो क्या आप इसको L2 माइनस L1 या L1 माइनस L2 लिख सकते थे? अगर हम इसी डेल्टा एल को फाइनली देखें, बाद वाला जो पार्ट है, जब हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा ले रहे हैं, तो वैसे केस में क्या यही हमारे पास L2 डैश माइनस L1 डैश के बराबर होगा क्या? L2 डैश है क्या आपका? इट इज L2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा। L1 डैश क्या है? L1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा। अग्री करते हो? क्या ये दोनों बराबर हैं? तो L2 माइनस L1 तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाने वाला है ना। अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिखूं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो, तो व्हाट आई विल राइट? मैं लिखूंगा L2 माइनस L1। इसको भी थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा L2 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा माइनस L1 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। क्या ऐसा ही लिखोगे? देखो तो यहां से L2 से L2, L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाने हैं, और बाकियों को रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 अल्फा 1। इज दिस पॉइंट इज ओके टू एवरीवन? मिलेगा क्या आपको ये? आप बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है बच्चों? बी। तो हम यहां से बी चॉइस पे चले जाएंगे। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा ना। डन? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा यस या नो तो बोल दो। यहां तक सब कुछ आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं बेटा, यहां से इसके सेकेंड एस्पेक्ट पे आते हैं, जहां पे क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया है गेन इन टाइम और लॉस इन टाइम से जुड़ा हुआ। तो मैं इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करता ही हूं, मैं उससे पहले यहां पे कॉन्सेप्ट को डील करता हूं, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए क्या है यहां पे, इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट मैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे सबसे पहले आपसे अगर पूछूं कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो क्या आप मुझे 2π√L/g बोलोगे? बोलने में कोई दिक्कत है? मैं यहाँ पे अगर इसी को डेल्टा T/T लिखूं, तो क्या मैं यहाँ पे एरर को यूज करने के बाद इसे हाफ ऑफ डेल्टा L/L, एक मिनट बेटा, ये कुछ
अच्छा अब सही हो गया, ठीक है। प्लस हाफ ऑफ डेल्टा जी बाई जी लिख सकता था क्या? आप बोलोगे सर कैसे लिखा है ये? मैंने और कुछ नहीं किया बेटा, एरर वाले मेथड को यूज किया है। हम क्या लिखते हैं कि हमारा जो पहली क्वांटिटी है, मान लो किसी ने दिया y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a, y टू द पावर b, z टू द पावर c, तो लिखते थे ना a इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, b इंटू डेल्टा वाई बाई वाई, ऐसा ही कुछ लिखते थे ना। क्या मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया? यहाँ ये जो रूट है इट इज हाफ, पावर में हाफ है, तो मैंने हाफ इंटू न्यूमरेटर और फिर वैसे ही प्लस हाफ इंटू डिनोमिनेटर को यूज किया। एरर पढ़ाते समय ये बोला भी था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अगर कभी बताने की जरूरत पड़े तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। बट अगर एरर बताना है तो माइनस की नीड नहीं है। यहाँ पे मुझे एरर नहीं बताना, यहाँ मुझे क्या बताना है? चेंज बताना है। तो जहां मैंने अभी यहाँ प्लस साइन दिया है, रादर आई विल प्रेफर टू राइट माइनस साइन हियर, क्योंकि जी का इफेक्ट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट है, ये हमें समझ आ रहा है। आगे आते हैं। अब यहाँ पे माइनस क्यों? मैंने बोला एरर मेथड जब हम लगाते हैं, एरर कैलकुलेट करते हैं तो वो प्लस होता है, बट ऐसे अगर आप जी का पावर देखो तो वो तो माइनस हाफ है ना, तो यहाँ माइनस हाफ मल्टीपल में आना चाहिए था ना, इसलिए वो माइनस साइन हमने लगाया है। आगे आते हैं। जी के तो वेरिएशन की बात ही नहीं की गई है, तो इसको तो जीरो लिख देते हैं, हमें तो इसके बारे में बात करनी है ना। तो मैं लिखता यहां से डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा एल बाई एल। कोई दिक्कत तो नहीं था यहां तक बच्चों? यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। आप किसी पेंडुलम से टाइम को मेजर कर रहे हो, मान लो 10 सेकेंड मेजर किया और पेंडुलम का जो आपका टाइम पीरियड था वो 1 सेकेंड था, तो आप बताओ कितने ऑसिलेशंस आपने किए? 10 किए। तो 10 ऑसिलेशन किया, उससे आपने क्या मेजर किया कि हमारा टाइम वहां पे 10 सेकेंड हो रहा होगा। मतलब जो एक्चुअल आप टाइम मेजर करते हो, टी जो मेजर करते हो, ये n मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल टी के बराबर होता है। टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड। तो क्या यहां से मैं डेल्टा टी बाई टी को सीधे सीधे डेल्टा कैपिटल टी बाई टी लिख सकता हूं क्या? ये मेरे पास सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। n को मैंने यहाँ कंसीडर इसलिए नहीं किया है क्योंकि n क्या है आपके पास? एक नंबर है ना। n क्या है हमारे पास? n इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये हमारा नंबर ऑफ ऑसिलेशन ही है ना। क्या इसको लेने की नीड थी हमें? नहीं थी। ये तो नंबर है, नंबर के लिए हमें सोचना नहीं है। अब आप बताओ 1 और 2 से क्या आप यहाँ आप डायरेक्टली कह सकते हो कि हमारा जो डेल्टा टी बाई टी होने वाला है इट इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल होगा? से यस और नो कह सकते हो? बहुत बढ़िया बच्चों, अगर ऐसा कह पाओगे तो आगे आपका काम हो गया, आप समाप्त। डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ इंटू, क्या एल को हम डेल्टा एल को एल अल्फा इंटू डेल्टा थीटा लिख दें? टी से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, एल से एल कैंसिल एंड द वैल्यू इज हाफ इंटू अल्फा इंटू टी और अल्फा इंटू डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। ये हमारे पास हमारा रिजल्ट आएगा। क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी है? देखो और बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे चेंज इन टाइम की बात करता हूं, जो कि हमारा यहाँ लॉस इन टाइम और गेन इन टाइम में से कोई एक होगा, ये या तो लॉस इन टाइम होगा या क्या होगा? गेन इन टाइम होगा। तो ये जो हमारे पास लॉस ऑब्लिक गेन इन टाइम आ रहा है, इसे आप क्या कह सकते हो? आप सिंपल वे में हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई जो पूरा टाइम आपने वहां पे कंसीडर किया है उसके बराबर मान सकते हो। कोई सवाल आपसे क्या पूछेगा? 24 घंटे में कितने समय का फर्क आया, यही पूछेगा ना। तो ये स्मॉल टी क्या हो गया? वो 24 घंटा। अल्फा और डेल्टा थीटा आपको पता होगा, क्या आप आसानी से आंसर तक जाओगे। अब वर्ड पे आते हैं बेटा, लॉस और गेन। लॉस और गेन का मतलब क्या है? कहां पे लॉस होगा और कहां गेन होगा? मान लो दिल्ली में 20 डिग्री टेम्परेचर पे हमने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम को कैलिब्रेट किया है और मैं उसे यूज कहां कर रहा हूं? मैं उसे कर रहा हूं यूज जैसलमेर में जाकर, जहां उस समय टेम्परेचर है 50 डिग्री। तो क्या होगा? हमारी लेंथ जो होगी पेंडुलम की बढ़ जाएगी, क्या बढ़ेगी? लेंथ बढ़ जाएगी तो आप टाइम पीरियड बढ़ा हुआ मानोगे क्या? तो जो काम 1 सेकेंड में हो रहा था, अब वो काम होने में 1 से ज्यादा सेकेंड लगेगा ना।
तो जो काम 24 घंटे में हो रहा था वो होने में क्या लगेगा, 24 से ज्यादा घंटा लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? तो जो काम 24 घंटे में होना था वो अब 24 से ज्यादा घंटे में हो रहा है। बट हमारा जो घड़ी है वो तो 24 घंटा ही दिखा रहा है ना। से यस और नो, दिखा रहा है 24 से ज्यादा घंटा। सॉरी, घड़ी हमारी 24 घंटे दिखा रही है और एक्चुअल में हमें जो टाइम लगा है वो क्या है, 24 से ज्यादा घंटा है। इसका मतलब हमने वहां पे टाइम को क्या किया है, लूज किया है ना। मान लो कि मुझे लगा था 25 घंटे, बट हमारा जो घड़ी था वो कितना बताया, 24 घंटे ही बताया, तो 1 घंटे का लॉस हो गया ना। तो हम लोग बोलेंगे कि जब टेम्परेचर जो है ना हमारा डेल्टा थीटा जब हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें लॉस इन टाइम देखने को मिलेगा। और यहीं पे सोचो कि टाइम पीरियड कम हो जाता पेंडुलम का, 1 सेकेंड से कम में वो काम होने लग जाता है ना। रीडिंग मिल रही है 1 सेकेंड की ही, बट काम कितने में हो रहा है, 1 सेकेंड से कम में हो रहा है। तो 24 घंटे में जो काम हो रहा है ना, वहां पे टाइम कितना एक्चुअल में कंज्यूम हुआ है, 24 से कम घंटा हुआ है कि नहीं हुआ है। जो वहां पे टाइम हमें इंडिकेट हुआ है वो अगर 24 घंटा हुआ है तो हमने जो सही में वहां टाइम स्पेंड किया है वो क्या है, 24 से कम घंटा है। और 24 से कम घंटा है तो हम क्या गेन कर रहे हैं, टाइम का समय हमारे पास बच जा रहा है, क्या बच रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारा डेल्टा थीटा नेगेटिव हुआ, हम किसी कोल्ड प्लेस पे गए हैं, तो वैसे केस में हम लोग टाइम को गेन करेंगे। डन है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर है ना ये? यहाँ का आंसर क्या होना चाहिए, अब जल्दी से बता दो। क्या मैं यहाँ पे ए को टिक कर दूं? इन्होंने टाइम पीरियड के बारे में पूछा है, तो स्मॉल टी के जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, कैपिटल टी, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जानी है आपकी, हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल टी। तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताया, मैंने क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है, मैंने क्या बताया है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आंसर आप खुद बता रहे हो, ठीक है? क्या बेटा? एग्जैक्टली, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है बेटा, जिसे हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। इसको हम लोग अपना जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक था ना, वहां भी हमसे इससे सवाल पूछे जा सकते थे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इसे अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो मुझे जो है एक रॉड गिवन है, और इस रॉड को हमने क्या किया है, दो फिक्स्ड सपोर्ट्स के बीच में इस तरीके से टाइट कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारी फिक्स्ड सपोर्ट्स हैं, और इन फिक्स्ड सपोर्ट्स के बीच में हमने क्या किया, एक रॉड को यहां पे टाई कर दिया है। अब आप क्या कर रहे हो, कुछ डायमेंशंस भी हमें गिवन है, हमें बोला गया है इसकी लेंथ जो है वो एल के इक्वल है, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा है, और हम यहाँ पे टेम्परेचर में जो चेंज लेकर आ रहे हैं ये कितना है, डेल्टा थीटा है। रॉड का यंग्स मॉडुलस भी हमें दिया गया है, y से यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस क्या डेवलप हुआ होगा। एक पॉइंट और अगर जरूरत होती, ऐसे स्ट्रेस पूछा गया है तो जरूरत नहीं होगी, कोई हमसे टेंशन पूछ लेता है यहाँ पे कि कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे डेल्टा ए या एरिया की भी नीड होती। सिंस यहाँ पे पूछा नहीं गया है इसलिए एरिया की नीड है नहीं। अब मुझे यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस निकालना है। थोड़ा सा अच्छा एस्पेक्ट है बेटा, जनरली यहाँ पे लोगों से गलती होती है, तो हम उस गलती को कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। हम जो फॉर्मूला याद रखते हैं और एक्चुअल में जो होना चाहिए उसमें यहाँ पे फर्क होता है, तो मैं उस फर्क को बता रहा हूँ जो कि जनरली बुक्स में भी मेंशन्ड नहीं होती। तो प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एल लेंथ की ये रॉड थी, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ होनी कितनी चाहिए थी, एल डैश ना। इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होनी चाहिए थी, एल डैश। तो मैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे जा रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं एल डैश इज इक्वल टू एल वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा, एंड इट शुड बी इट्स नेचुरल लेंथ एट टेम्परेचर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अग्री करते हो मुझसे, करते हो? बट आपने क्या किया, बोलो। एल लेंथ आपने ली है ना,
आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया और आप इसे फिक्स नहीं रखते तो इसकी लेंथ क्या होती? एल डैश होती। तो ये इसकी क्या है? नेचुरल लेंथ है। बट आपने जो यहाँ पे सपोर्ट्स लगा रखे हैं उसने इसे कंप्रेस किया है, एक तरीके से दबा के रखा है, और वो इसे कितनी लेंथ पर लेकर आ रहा है? एल लेंथ पर। मींस जो डेल्टा एल है वो एल डैश माइनस एल के इक्वल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? क्लियर है? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है इस टॉपिक में। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अगर ये क्लियर हो गया तो बाकी सब अब आसान है। y को हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, जिसको हम यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे क्या, इसे मैं अभी तो पहले स्ट्रेन ही लिख रहा हूं, यहाँ पहले स्ट्रेन ही लिख देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू को सिंपली y इंटू स्ट्रेन के बराबर लिख सकता हूं? टेल मी यस और नो। y को तो y लिख दिया बेटा, स्ट्रेन के जगह पर चेंज इन लेंथ लिखोगे, दैट इज एल डैश माइनस एल। नीचे क्या लिखोगे बेटा? यहां गलती होती है, हम एल लिख देते हैं, बट यहां होना क्या चाहिए? एल डैश। क्यों होना चाहिए एल डैश? क्योंकि नेचुरल लेंथ इस जगह पर होनी कितनी चाहिए थी? एल डैश। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ रिजल्ट y इंटू एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एल इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। एल से एल को हम कैंसिल करेंगे एंड द रिजल्ट इज y इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। सो दिस विल बी आवर रिजल्ट। हमारा रिजल्ट ये होना चाहिए। बट जब आप बुक्स में देखोगे तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट दिया होता है। क्यों होता है? क्या रीजन है इसके पीछे? हम जानते हैं सिंस अल्फा डेल्टा थीटा इज मच मोर लेस देन 1। अल्फा डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होती है? बहुत ही ज्यादा कम होती है। किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। अल्फा का जो आप देखोगे ना पावर, वो 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -6 के ऑर्डर का है ना? इतना छोटा है। और इतना छोटा है तो इस कारण से आप ये न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी लिखी है इसको अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लिख लेते हो? 1 के बराबर। और यहाँ जो स्ट्रेस आया है इस स्ट्रेस को आप बोलते हो थर्मल स्ट्रेस, सिंस ये हीटिंग के कारण आया है। और इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं y इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ये काम आएगा। बट अगर चॉइस में ये दिया हुआ है ना तो यू हैव टू गो फॉर दिस। ठीक है? अगर चॉइस में ये गिवन है तो हमें इसके लिए जाना होगा, बिकॉज दिस वन इज अप्रोक्सीमेशन, दिस इज नॉट द एक्चुअल आंसर। गॉट माई पॉइंट? क्लियर है क्या सभी को? ये याद रखना बच्चों, सिंस ये स्ट्रेस जो है हमारा थर्मल चेंजेस के कारण आया है, दैट्स वाई इसका नाम आप क्या देते हो? आप इसे थर्मल स्ट्रेस का नाम दे देते हो। क्या ये पार्ट सभी को ओके हो गया बेटा? आगे बढ़ाता हूं मैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ एक छोटा सा पार्ट है बेटा, मैं 2-3 चीजें यहाँ मेंशन कर दे रहा हूं। अगर मुझे कभी भी बाई मेटालिक स्ट्रिप दी हुई है, बाई मेटालिक स्ट्रिप का मतलब है मेरे पास 2 रॉड्स हैं, एक दूसरे से आपने उसे चिपका के रखा है। अब आप क्या कर रहे हो? आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। अब जैसे ही उसके टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे क्या होगा? टेम्परेचर को आप जैसे ही बढ़ाओगे क्या होगा बेटा? आप उसको बंद करने से अच्छा आगे आके बैठ जाओ, यहाँ पे ज्यादा नहीं लगेगा आपको, है ना? ओके। तो अगर हम यहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप की बात कर रहे थे, हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसमें एक्सपेंशन होना शुरू होगा। अब जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा ना, और जिसका अल्फा कम होगा वो कम एक्सपेंड करेगा। लेकिन आपने दोनों साइड से फिक्स कर रखा है तो उसको सीधा रखने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। एक ज्यादा बड़ा हो जाए एक कम हो जाए तो तब तो दोनों के एंड्स फिक्स नहीं रह पाएंगे। तो क्या होता है ऐसे सिचुएशन में? ये हल्का सा बेंड कर जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और जब ये बेंड करती है तो मोस्टली एक सर्कुलर आर्क टाइप का शेप हमारा फॉर्म होता है। और ये जो आर्क टाइप का शेप फॉर्म होता है वो आपको इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दे रहा है? यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसे देखकर ही आप एक बात बोल सकते हो ना कि इस केस में, इन दिस केस अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। क्या आप ऐसा कह सकते हो? तो हम कहेंगे जिसका भी अल्फा बड़ा होगा वो हमेशा कॉन्वेक्स साइड को लेगा,
यहाँ पे ये कॉन्वेक्स साइड में रहेगा, रहेगा ना। और जिसका अल्फा छोटा होगा ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा हमारे कॉनकेव साइड में होगा। इज इट ओके? तो अल्फा जिसका बड़ा है वो हमेशा कॉन्वेक्स साइड में चला जाएगा, और अल्फा जिसका छोटा है वो हमेशा कहाँ चला आएगा, कॉनकेव साइड में चला आएगा। डन है ये? क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़ जाते हैं। तो बाईमेटालिक स्ट्रिप में आपसे जनरली क्या पूछेंगे कि हमारा कॉन्वेक्स क्या है, कॉनकेव क्या है, या एक दूसरा सवाल भी पूछते हैं, वो आप सॉल्व करने की घर पे कोशिश करके देखना। हमसे पूछते हैं इस आर की वैल्यू के बारे में, तो आर की वैल्यू क्या होगी इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो उसके लिए आपका जो लेंथ होता है यहाँ पे, जिसको आप रेडियस मान सकते थे, अगर इसकी थिकनेस को, पूरी इस थिकनेस को आपने डी माना है, तो यहाँ कहीं पे उसके बारे में आप बात करते हैं और आप बोलते कि इसका जो रेडियस है वो हमारा r प्लस डी बाई टू है। नीचे वाले के लिए रेडियस क्या होता बेटा, r माइनस डी बाई टू होता। और अगर रेडियस पता है, थीटा पता है, आर्क लेंथ पता है, तो क्या आपस में रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर लेते? रिलेशन में क्या लिखते आप? मैं तो सिंपली लिखता L1 की वैल्यू, L1 क्या है, इट इज आर्क लेंथ, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा। एंड यहां पे अगर मैं ज्योमेट्री यूज करूं तो मैं लिखूंगा r प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थीटा। क्या लिखने में कोई परेशानी? इसी तरीके से मैं यहां पे, अगर ये मेरे पास L1 डैश था बेटा, अगर मैं L2 डैश लिखता तो ये L0 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा होता, और यहां पे हम इसे r माइनस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो तरीके हैं लिखने के। अगर कभी आपस में रिलेट करने को बोला जाए, ये दोनों फॉर्मूले आप लिख सकते हो, और जो रिलेशन एस्टैब्लिश करने की नीड होगी वो आप इसके बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है? चलो फिर तो यहां से और आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट आता है बहुत ही प्यारा सा, सुन लो, सुन के ही याद हो जाएगा। हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेंशन की, सरफेशियल एक्सपेंशन की। सरफेस हमारा जो है ना वो बड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो हमेशा ये याद रखना कि अगर हम कभी भी इस तरीके के किसी भी अरेंजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ जो एक्सपेंशन होता है यह हमेशा फोटोग्राफिक एक्सपेंशन होता है। कैसा होता है एक्सपेंशन? फोटोग्राफिक एक्सपेंशन होता है। मतलब मोबाइल फोन हम सभी के पास है ना, हम मोबाइल से फोटो क्लिक किए, फोटो को एक्सपेंड करके देख लिया, इनलार्ज करके देख लिया, तो जिस तरीके का चेंज हमें देखने को मिलेगा वही हमारे आंसर में भी होगा। और सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं, थोड़ी फिजिक्स लगाते हुए, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, वो हमेशा बढ़ेगी अगर आप इसे टेम्परेचर दे रहे हो, आप इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो। ठीक है? अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि अगर मैं इस एनुलर डिस्क की बात करूं, है ना, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर, इन दोनों के साथ क्या हो रहा होगा। और यहीं पे मैं एक और पॉइंट जोड़ दूं, मैं बोलूं यहाँ पे इस थिकनेस को डी मान लिया है, तो इसे डी के साथ क्या होगा, है ना? क्या होना चाहिए बच्चों, बताओ? इन तीनों के साथ क्या होना चाहिए? कैपिटल आर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? स्मॉल आर और डी सेम रहेगा। तो देखो दो जगह पे मुझे थोड़ा सा मतलब आंसर में जो है ना आपस में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दिया। पहला दिखा मुझे डी के बारे में, डी के बारे में बच्चों ने बोला कि ये सेम रहना चाहिए कुछ बच्चों ने, और स्मॉल आर के बारे में कुछ बच्चों का कहना था कि बढ़ेगी, कुछ का था कि घटेगी। ऐसा ही था ना? अब देखो यहाँ पे आपके जो चॉइसेस हैं, चॉइसेस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बहुत सारे हैं, लेकिन आंसर जो होगा यहाँ पे वो सी होगा। आप पता है सी क्यों होगा? मैं इसका फोटो क्लिक करता, मैं सोचो ना आपके चेहरे का फोटो क्लिक कर रहा हूं, चेहरे में आंखें जो है ना, इन आंखों के बारे में बात कर रहा हूं और आंखों के बीच के स्पेस के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं आपका फोटो क्लिक करूं और उसे इनलार्ज करूं तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी और नाक छोटा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, चेहरा ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा फिर तो, है ना? तो आंखें भी बड़ी होनी है और नाक को भी क्या होना है, बड़ा होना है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो यहां भी अगर हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो सब कुछ बड़ा कर रहे हो ना,
आप क्या कर रहे हो, इन सबको बड़ा कर रहे हो ना। तो जब आप बड़ा करोगे तो अंदर का रेडियस भी बड़ा होगा, बाहर का रेडियस भी बड़ा होगा, और साथ ही साथ ये जो बीच वाला पार्ट है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल यहाँ और एक मॉलिक्यूल यहाँ है ना, क्या इन दोनों के बीच का स्पेस नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ेगा ना। तो इसका साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा। नाक जो होगा वो भी क्या होगी? बड़ी होगी। वो एज इट इज नहीं रह जाएगी कि आंखें तो बड़ी कर दी है बट नाक को एज इट इज छोड़ देना है। तो आर भी बड़ा हो रहा है बेटा, स्मॉल आर भी बड़ा हो रहा है। कैपिटल आर इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा, स्मॉल आर इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अगर कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर छोटा है, तो डेल्टा कैपिटल आर बड़ा होगा, डेल्टा स्मॉल आर छोटा होगा उसके रिस्पेक्ट में। इसलिए उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा हमारे लिए? वो भी बढ़ेगा। क्या ये पॉइंट अब क्लियर है सभी को? नहीं हुआ क्लियर? सिंपल बेटा, फोटो खींचो, मैंने फिर से बोला फोटो खींचो। और नहीं तो देखो, मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स की बात करूं, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स की बात करूं, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। ये किसे रिप्रेजेंट करने के काम आएगा? स्मॉल आर के। ये किसे रिप्रेजेंट करने के काम आएगा? कैपिटल आर के। दोनों बड़ा होगा, क्लियर है? अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए ना। अगर हमने हीट दिया है तो डी भी अपने आप क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो हम मैथमेटिकली बोले, हाँ बोलो। वो तो बाईमेटेलिक स्ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे ना बेटा, हम तो यहाँ शीट की बात कर रहे हैं, शीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, ध्यान से देख लिया हमने। तो हम यहाँ पे कौन सा आंसर टिक करेंगे? सी। और यहाँ एक पॉइंट ऐड भी कर देंगे, डी डैश इज ग्रेटर देन डी, मीन्स डी की वैल्यू भी हमारी बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू दी गई है, फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी हमसे पूछा गया है ना। हमसे डेंसिटी के बारे में बात की गई है। तो मैं एक छोटा सा फिर से यहाँ फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो और समझ लो। हम बात करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे कि अगर हम लोग मास को किसी भी जगह पर लें तो मास हमेशा डेंसिटी और वॉल्यूम के मल्टीपल के बराबर होती है ना। तो मैं अगर यहाँ पे मास को m से रिप्रेजेंट करूं, डेंसिटी को रो से और वॉल्यूम को v से, तो क्या ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा? आप बताओ, किसी चीज को हीट करने से उसका मास बढ़ या घट जाता है क्या? मास तो वही रहता है ना, ये तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके लिखना चाहता या एरर मेथड को यूज करके लिखता, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता था कि हमारा डेल्टा m बाई एम ये हमारे डेल्टा रो बाई रो प्लस डेल्टा v बाई वी के बराबर होगा? से यस और नो। यहां से अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 है तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा डेल्टा रो बाई रो जो होगा ये हमारा माइनस ऑफ डेल्टा v बाई वी के बराबर होना चाहिए। अब अगर मुझे एक जगह पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है तो क्या मैं यहाँ पे डेंसिटी के चेंज के बारे में बात कर पाऊंगा? कैसे करोगे आप लिखोगे यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास v इंटू गामा इंटू डेल्टा थीटा है, नीचे v है, v से v कैंसिल हो गया एंड द आंसर फॉर डेल्टा रो बाई रो इज माइनस ऑफ गामा इंटू डेल्टा थीटा बाई गामा इंटू डेल्टा थीटा। पॉइंट क्लियर? छोड़ दूं मैं इसे? यहाँ पे एक दो पॉइंट्स भी मैं मेंशन कर दूं, याद रखना आप आगे चलकर कभी भी आपको डेंसिटी के चेंज के बारे में कहीं बात करनी हो, है ना। तो एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, वो आप याद रखना। मैं इसे राइट साइड में बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। मैं लिख सकता था यहाँ पे रो मल्टीप्लाइड बाई वी इज इक्वल टू रो डैश मल्टीप्लाइड बाई वी डैश। अगर मास सेम है तो ऐसा लिखते क्या? यहां से रो डैश की वैल्यू क्या हो जाती बेटा? रो v डिवाइडेड बाई वी डैश। और v डैश क्या है हमारे पास? v इंटू वन प्लस गामा डेल्टा थीटा है ना। तो अगर मैं v को हटा दूं तो ये वैल्यू होगी हमारे पास रो वन प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा। अग्री करते हो? तो डेंसिटी के चेंज का ये फॉर्मूला है बेटा। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसा है कि रो वन प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा टू द पावर -1 भी तो हम इसे लिख सकते हैं। और सिंस गामा इंटू डेल्टा थीटा बहुत छोटी क्वांटिटी है तो हम यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं और -1 को क्या ले लेते हैं? अंदर। और हमारे पास एक और नया फॉर्मूला बन जाता है
रो 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा थीटा. So this one is approximate formula. The first one is its actual formula. ये बात हमारे दिमाग में फिर से होना चाहिए. ठीक है, तो डेंसिटी के वेरिएशन की अगर बात की जाए तो डेंसिटी के वेरिएशन को आप यहां से भी आसानी से समझ सकते हो. डन है. चलो फिर यहां से आगे आते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं बेटा. हम बात करते हैं अब इफेक्ट ऑन बायेंड फोर्स पे, है ना. ध्यान से देखते हैं कि बायेंड फोर्स पे हमारा जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है इसका किस तरीके का फर्क हमें देखने को मिलता है. ठीक है, मैं यहाँ पे ये अज्यूम करते हुए चल रहा हूं कि हमारा रो जो है ये सिग्मा से क्या है, बड़ा है. ये हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, ये हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, और ये जो सिग्मा है ये हमारी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड आपने वहां पे ली है. ठीक है, डायग्राम देखते हैं ध्यान से. मान लो हमारे पास एक कंटेनर गिवन है. इस कंटेनर के अंदर एक फ्लूइड था और क्या था हमारे पास, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था कुछ v वॉल्यूम का. इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके अंदर v वॉल्यूम का, और हमने इसके अंदर फ्लूइड कुछ डाल रखा है. डेंसिटी के बारे में आप बात कर ही चुके हो. इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा है. वॉल्यूम इसका v है. यहां मैं दो क्वांटिटीज और ले रहा हूं. एक ले रहा हूं बेटा गामा लिक्विड, ये क्या है हमारे पास, गामा लिक्विड, और यहां ले रहा हूं मैं एक गामा सॉलिड. ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करने के काम आ रहे हैं, एक्सपेंशन कोफिशिएंट को. जब आप हीट दोगे तो लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो भी एक्सपेंड करेगा. दोनों में चेंजेस आने वाली हैं. मैं इनके इफेक्ट को बाइंड फोर्स पे देखना चाहता हूं. आप बताओ इनिशियली बाइंड फोर्स था कितना, क्या ये सिग्मा इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई जी के बराबर था. अब अगर मैं यहां पे एफ बी डैश की बात करूं तो क्या इसे मैं सिग्मा डैश, इसे वी डैश इंटू जी लिख सकता हूं. से यस और नो. अभी आपने जस्ट क्या सीखा था बेटा, सिग्मा को हम चाहें तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं. v को हम लोग चाहें तो v 1 प्लस गामा s इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं क्या. आप बोलोगे सर एक जगह s एक जगह l, ऐसा क्यों लिया. हमने जहां फ्लूइड की बात की, फ्लूइड की डेंसिटी की बात की, तो फ्लूइड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट लगाया. जब हमने s की बात की, जब हमने सॉलिड की बात की, वैसे केस में हमने उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट लगाया. और इन दोनों को मिलाकर आप देख सकते हो आपका एफ बी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस गामा एस इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा थीटा रिजल्ट यहां पे देखने को मिल रहा है. क्लियर है क्या ये. अब बताओ अगर गामा एस गामा एल से बड़ा हुआ तो क्या होगा, क्या हमारा बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा. लेकिन अगर गामा एल गामा एस से बड़ा हुआ तो वैसे केस में क्या बाइंड फोर्स मेरा घट जाएगा, ऐसा कह सकते हो. तो कंक्लूजन हमारा होगा गामा एस इज ग्रेटर देन गामा एल, देन एफ बी डैश इज ग्रेटर देन एफ बी, एंड इफ गामा एस इज लेस देन गामा एल, इन दैट केस यू कैन से एफ बी डैश इज लेस देन एफ बी. क्या डन है बच्चों. कोई रॉकेट साइंस था नहीं, आराम से समझ सकते थे. अगर हमारा फ्लूइड ज्यादा फैल गया तो उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो बाइंड फोर्स घट जाएगा. और अगर हमारा सॉलिड ज्यादा फैल गया तो उसके ऊपर वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ज्यादा थ्रस्ट लगने लगेगा, ज्यादा थ्रस्ट लगेगा तो बाइंड फोर्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा. और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भी आसानी से हमारे सामने क्लियरली आ रहा है. डन. तो यहाँ पे बेटा इस टॉपिक को हम लोग एंड करते हैं और यहाँ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री की. कैलोरीमेट्री में हम पढ़ते क्या है, इसके डेफिनेशन से ये बात समझ में आएगी. द साइंस एसोसिएटेड विथ डिटरमाइनिंग द चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय मेजरिंग द हीट एक्सचेंज्ड विथ द सराउंडिंग. एक्चुअल में अगर आप एक सब्सटेंस को लो और उसको दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आओ तो हमारा एक सब्सटेंस हीट लूज करेगा और दूसरा एट द सेम टाइम क्या करेगा, हीट गेन करेगा. या पहला अगर हीट गेन कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा होगा, हीट लूज कर रहा होगा. तो अगर आप एक को सिस्टम ले रहे हो तो दूसरा उसके लिए क्या हो गया, सराउंडिंग. तो ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हम हीट के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज को यहाँ पे देख रहे हैं. यहाँ अगर हम एक लाइन में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिखें
तो एक लाइन का ही ये पूरा थियरी है बेटा आपका, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जहां आप बहुत ही सिंपली लिखते हो कि हमारा जो हीट लॉस होगा इट विल बी इक्वल टू हीट गेन। अगर मैं एक पूरे किसी सिस्टम की बात कर रहा हूं, मान लो एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट आइसोलेट करके हमने देख लिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं, डन है। एक ने कुछ हीट लूज किया है, दूसरा एट द सेम टाइम क्या कर रहा होगा, हीट को गेन कर रहा होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं जो हमें आने चाहिए। इनमें से पहला टर्म होता है हमारे लिए बहुत जरूरी, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं, तो अगर इसके डेफिनेशन को हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप किसी ऑब्जेक्ट के 1 ग्राम ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जितनी हीट सप्लाई करते हो उसे आप क्या कहते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हो। और यहां पे अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा, और द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा थीटा। देखो अभी जो पॉइंट आपने बोला वो क्लियर हो रहा है क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज बेसिकली नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डन है ये। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। यहां पे अगर मैं कभी भी डी क्यू बाई डी थीटा की बात करूं, तो क्या मैं इस डी क्यू बाई डी थीटा को आसानी से m मल्टीप्लाइड बाई एस लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? तो ये याद रखना बेटा, आगे कहीं ना कहीं पे मैं आपको ये यूज करके दिखाऊंगा कि अगर हम लोग यहाँ थीटा और क्यू के टर्म्स में बात करेंगे तो स्लोप्स को कैसे हम डील करेंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा बेटा सेकेंड, इसे हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। दूसरा क्या है हमारे पास? मोलर हीट कैपेसिटी। थर्ड एक हीट कैपेसिटी भी आता है बट वो मैं लिख नहीं रहा है। मोलर हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो सीएम की वैल्यू क्या डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा थीटा के बराबर हो गई क्या? अब यहां से आप एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट रिलेट कर सकते हो, m इंटू एस इज इक्वल टू n इंटू सी एम। कर सकते हो ना? और आपस में जहां भी इनको रिलेट करने की नीड होगी आप आराम से वो रिलेशन स्टैब्लिश कर पाओगे। डन है। यहाँ n क्या है आपका? दिस n इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड पे हम लोग आते हैं बेटा। यहां पे हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। नाम से क्या समझ में आ रहा है? कुछ छुपी हुई बात करने वाले हैं, हिडन बात करने वाले हैं। हिडन ट्रुथ को हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सपोज करने वाले हैं यहाँ पे, है ना? तो क्या है हिडन ट्रुथ? हिडन ट्रुथ ये है बेटा कि अगर कभी भी बॉडी में क्या होता है, फेज का चेंज देखने को मिलता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, अगर कोई ऐसे चेंज की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, बट बॉडी का जो हमारा सब्सटेंस है उसका स्टेट बदलता चला जाता है ना? तो जब टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि हीट का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन पता चलना कैसे चाहिए? यहाँ पे चलेगा कैसे? फेज चेंज को देखते हुए। और यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व होती है उसे आप क्या कहते हो? लेटेंट हीट कहते हो। तो आप बोलोगे द एनर्जी और द हीट रिक्वायर्ड to change the state of 1 gram of substance is basically known as latent heat। और यहां इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप लिखोगे यहां पे डेल्टा Q is equal to m multiplied by L, where L is representing latent heat। क्या यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों? इस केस में आपका टेम्परेचर हमेशा क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। टेम्परेचर में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं आएगा। अब कुछ वैल्यूज भी बता देता हूं। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। देखो ना, यहां से देखो एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैं थोड़ा गलत बोल गया था, आई एम रेक्टिफाइंग इट। डेल्टा क्यू न्यूमरेटर में है तो मैं बोलूंगा 1 कैलोरी,
फिर नीचे मास और क्या है, टेम्परेचर। तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो अगर मुझे एस वाटर लिखना होता तो आई विल राइट इट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और कैलोरी को आप अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो आप आसानी से 4.2 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। ऐसे तो वैल्यू 4.18 होती है, 184 होती है, बट हम यहाँ पे 4.2 मानकर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एस आइस की बात करें, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम एस स्टीम की बात करें तो स्टीम के लिए ये वैल्यू 0.47 से 0.48 के बीच में वेरी करती है, और उसे आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। दो तरह के लेटेंट हीट की आपको नीड होगी बेटा, एक होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक होगी आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर मैं वेपराइजेशन की बात करूं तो L हमारे पास डेल्टा Q बाई M है, इसको हम लोग कैलोरी पर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम। और नीचे वाले में यही क्या है बेटा, फ्यूजन में 80 कैलोरी पर ग्राम। आप बोलोगे सर यहाँ पे सारे आंसर्स कैलोरी और ग्राम में क्यों दिए गए हैं? रीजन ये है, थोड़ा सी वैल्यूज जो है ना इजी है, याद करने में आसान होती है, हम आसानी से रट सकते हैं, और बाद में कन्वर्जन भी बहुत टफ नहीं है। आप आसानी से ग्राम से आप यहाँ पे कैलोरी से क्या कर सकते हो, जूल में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो आंसर कोट करते समय आप उन कन्वर्जन्स को ध्यान में रख सकते हो। क्लियर है बच्चों? हाँ बेटा, नहीं बेटा, टेम्परेचर चेंज होने पे फेज चेंज नहीं होता। आइस मेल्ट भी 0 डिग्री पे ही करती है। आइस 0 डिग्री पे है, आप उसको हीट देते चले जाओगे, वो धीरे धीरे 0 डिग्री ऑफ वाटर में ही कन्वर्ट होगी। आपका जो स्टीम होगा 100 डिग्री 100 डिग्री पे पहले वाटर था, 100 डिग्री पे ही स्टीम में चेंज होगा। हाँ, अब आप उसके बाद और एनर्जी कंटिन्यूअसली देते रहोगे तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अगर आप आइस को मेल्ट कराने के बाद और टेम्परेचर और हीट देते रहोगे तो वाटर जो वहां पे बना होगा उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। लेकिन ये कन्वर्जन जब तक हो रहा है तब तक वहां पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं आएगा। मींस अगर कहीं पे आपने वाटर और आइस को मिलाया है और वहां पे आइस अभी बचा हुआ है, इसका मतलब है कि उस पूरे अरेंजमेंट का टेम्परेचर अभी 0 डिग्री है। वो कब बदलने वाला है? जब पूरा का पूरा आइस 0 डिग्री पे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाकर होल वाटर का टेम्परेचर फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये जब तक फेज चेंज नहीं हुआ है तब तक वहां पे टेम्परेचर का चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये ऑब्जर्व नहीं होगा। और इस चीज को हीट कर्व के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, दिखाया जाता है। हम यहाँ पे एक कर्व दिखा रहे हैं आपको, कर्व को ध्यान से देख लो बेटा, दिमाग में सेट भी कर लो। हम जो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो इस पॉइंट को आप O मानते हो, हम O से A तक जा रहे हैं। तो O से A तक हो क्या रहा है यहाँ पे? अगर मैं O से A तक की बात करूं तो मैं लिखूंगा टेम्परेचर ऑफ आइस इज इंक्रीजिंग। थोड़ा सा मैं इस ग्राफ के दोनों x और y एक्सिस को भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे x एक्सिस पे आपने t लिया है जिसको आप टाइम बोलोगे। टाइम के जगह पर यहां पे Q भी हो सकता था, हीट भी हो सकती थी, है ना? ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे कभी आप देखोगे हीट लिखा हुआ है, कभी यहां पे टाइम लिखा हुआ है। क्यों? हम यहाँ पे कांस्टेंट पावर के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, ये इसको सप्लाई कैसी हो रही है? कांस्टेंट हीट की सप्लाई हो रही है। तो मान लो कि 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी देते हैं, 100 सेकंड पता चल जाए या 100 जूल कोई बता दे, बात तो एक ही है ना, है या नहीं? तो कोई मुझे टाइम बता दे तो भी आप बता सकते हो कि कितनी हीट मिली होगी उसे, या अगर कोई आपको उस समय का क्या बता दे, उस समय कितनी हीट टोटल दी है वो बता दे, तब भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। दूसरा जो एक्सिस है यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेटेड है। तो पहले हमारे पास आइस था जो कि -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अब जब आपने उसे हीट दी तो क्या होगा? आइस का टेम्परेचर बढ़ने लगा होगा क्या? -25 से क्या 0 तक जाएगा वो? तो देखो -25 से 0 तक जा रहा है, वो हमने वहां पे दिखाया है। अब A से अगर हम B तक की बात करें तो यहाँ पे हमें मेल्टिंग ऑफ आइस दिखाई देगी। यहाँ पे क्या हो रहा होगा बच्चों? मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा होगा, आइस मेल्ट कर रहा होगा, फेज चेंज हो रहा होगा यहाँ पे, इसलिए देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है।
जब पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, पूरा, जब तक रिमेनिंग है तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही होगा, ये याद रखना पड़ेगा। अब जैसे ही क्या हुआ बेटा, 0 डिग्री पे सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो अब बी से सी की तरफ हम बढ़ निकले। अब वाटर का टेम्परेचर क्या होने लगा, बढ़ने लग गया। तो मैं यहां लिखूंगा टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है आप सभी को? टेम्परेचर ऑफ वाटर यहां पे क्या हो रहा है, अब इंक्रीज हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। मैं अब सी से डी की बात करता हूं। क्या यहां पे फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर है? वाटर जो है 100 तक पहुंच चुका है, देखो ये 100 तक आपने पहुंचा दिया। 100 तक पहुंचने के बाद क्या इस बार हमें वेपराइजेशन दिखाई देगा? से यस और नो। तो यहां पे मुझे वेपराइजेशन दिखाई देगा, वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। और जब 100 डिग्री पे आकर सारा का सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो अब वेपर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। और वेपर का टेम्परेचर बढ़कर यहां आपने कहां तक दिखाया है, 130 तक। तो डी से लेकर ई तक अगर हम बात करें, डी ई की बात करें यहां, तो आई विल राइट टेम्परेचर ऑफ वेपर इज इंक्रीजिंग, वेपर इज इंक्रीजिंग। क्या यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हैं? अब यहां पे स्ट्रेट लाइन से हमने ये चीजें रिप्रेजेंट की हैं। क्यों की हैं, थोड़ा समझ भी लेते हैं। आप बताओ बच्चों, हम लोग अभी डी क्यू को क्या लिख रहे थे, एम एस मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा लिख रहे थे क्या? हाँ या ना? यहाँ वाई एक्सिस पे आपने थीटा लिया है, देखो हम लोग टी नहीं ले रहे थे, हम लोग थीटा ले रहे थे। तो मैं बार बार इसीलिए थीटा ही लिख रहा हूँ टेम्परेचर चेंज के लिए, ठीक है ना? वाई एक्सिस पे हमारा थीटा है, तो क्या मैं यहाँ से अगर डी थीटा बाई डी क्यू की बात करूं, तो क्या इसे 1 डिवाइडेड बाई एम एस कह सकते हैं? ये बेसिकली y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा था ना, इसलिए आप स्ट्रेट लाइन बना रहे थे और स्ट्रेट लाइन का कुछ कांस्टेंट स्लोप हो रहा था। स्लोप यहाँ पे किसके बराबर है बेटा, आप देखकर बताओ? स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई एम एस एंड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एस, कह सकते हो? तो जहां s ज्यादा होगा, क्या वहां पे हमारा जो स्लोप होगा इस लाइन का वो कम होगा क्या? से यस और नो। आप क्या s की वैल्यू के बारे में जानते हो? s वाटर क्या आप जानते हो सबसे ज्यादा होता है, देन s आइस होता है, और देन s क्या होता है बेटा आपका, वेपर होता है या स्टीम होता है। इज इट ओके? से यस और नो। मैं यहाँ वेपर लिख गया बेटा, इसको आप सही में स्टीम ही कर देना, है ना? इसको स्टीम लिख देना, क्योंकि यही वर्ड जो है जनरली यूज में भी आता है। तो एस स्टीम ही लिख देते हैं इसको। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अब आप खुद बताओ थीटा के बारे में आपका क्या कहना होगा। यहाँ जो ये जो थीटा आई, थीटा डब्ल्यू और थीटा एस लिखा हुआ है, अब इसके बारे में आप बोल सकते हो क्या? हम यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा वाटर सबसे छोटा होना है, देन थीटा आइस होना है, और सबसे बड़ा किसे होना है, थीटा स्टीम को। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? से यस और नो। सभी को क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमारे हीटिंग कर्व की है, मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होंगी। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फेज चेंज की बात हो रही है, स्लोप वाली लाइन है तो टेम्परेचर बढ़ने की बात हो रही है। ये बात हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब यहां से आगे इसके सवालों पे आते हैं। पहला सवाल है बेटा, बहुत इजी सा है। देखो, इनके सवालों को करने के लिए, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास जिसका यूज करके हम सॉल्व कर लें। एक दो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको आज बता दूंगा, लेकिन उसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है जिससे आप इसे सॉल्व करते हो। यहाँ पे करने की कोशिश क्या होती है वो मैं समझा रहा हूँ, पहले ध्यान से सुन लो। इस क्वेश्चन को तो कर ही लेंगे, है ना? इस क्वेश्चन को कर लेंगे, पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसको सुनना। अगर मुझे दो सब्सटेंस दिए हुए हैं, मान लो कि एक दिया हुआ है जिसका मास m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1 और टेम्परेचर θ1 है। दूसरा एक और दिया हुआ है जिसका मास हमारे पास m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s2 और टेम्परेचर कुछ θ2 है ना? अगर कुछ ऐसा मुझे दिया हुआ है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये एक मिक्सचर टेम्परेचर पे आएगी, कॉमन टेम्परेचर पे आएगी। हमसे यहाँ पे मान लो थीटा मिक्सचर पूछा गया है, तो हम बहुत ही आराम से अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और हम देखते हैं कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो क्या कर रहा होगा? वो हीट लूज कर रहा होगा, और दूसरा वाला एट द सेम टाइम क्या कर रहा होगा? हीट
हीट को वहां से गेन कर रहा होगा, ऐसा कह सकते हो। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हमारा जो पहला मास है m1 वो ज्यादा टेम्परेचर वाला है, तो वो हीट लूज करेगा। मान लेते हैं कि उसका टेम्परेचर घट के थीटा मिक्सचर हो गया, तो उसने कितना हीट लॉस किया होगा, क्या ये आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या। एट द सेम टाइम क्या दूसरे वाले ने हीट गेन किया होगा, क्या उसका हीट गेन भी हम निकाल सकते हैं। दोनों को इक्वेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हम अपने आंसर तक चले जाएंगे। हम लिखेंगे m1 s1 इंटू थीटा 1 माइनस थीटा मिक्सचर, ओके, एंड इट इज इक्वल टू m2 इंटू s2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा मिक्सचर माइनस थीटा 2। क्या ऐसा लिखने में आपको कोई परेशानी है बच्चों। यहां पे टेम्परेचर थीटा 1 बड़ा था, घट के थीटा मिक्सचर हुआ, तो हीट रिलीज हुई होगी, थीटा 1 माइनस थीटा मिक्सचर लिखा है। यहां पे टेम्परेचर बढ़ा है, थीटा मिक्सचर बड़ा होगा, थीटा 2 क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा, इसलिए हमने थीटा मिक्सचर माइनस थीटा 2 लिखा है। नाउ जस्ट रीअरेंज इट, आफ्टर रीअरेंजिंग यू विल गेट थीटा मिक्सचर इज इक्वल टू, क्या आना चाहिए, इट इज m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 s2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई m1 s1 प्लस m2 s2। यह हमारे पास हमारा रिजल्ट होगा जो कि हमें याद होना चाहिए। अब अगर m1 s1 m2 s2 के बराबर है तो यही थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 हो जाएगा। अगर नहीं बराबर है तो जो जो क्वांटिटीज निकल कर आ रही है हम उसके बारे में बात करते रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट था यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है उसके बारे में हम बात करते हैं। सुन लो बेटा, ध्यान से सुनने की ही बात है क्योंकि ये आपको फिर दिमाग से लगानी पड़ेगी। मान लो कि आपको 2-3 चीजों का मिक्सचर दे दिया गया, आइस है, वाटर है, स्टीम है, तीनों मिला के दे दिया गया। मुझसे पूछा गया है कि हमारा कॉमन टेम्परेचर फाइनली क्या होगा, निकाल कर बताओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए दिमाग में एक पॉइंट क्लियर रखना, कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें करने का एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, वो ये है कि हम इसको किसी कॉमन टेम्परेचर पे लेके चले जाते हैं। और वो बेस्ट कॉमन टेम्परेचर कौन सा हो सकता है, मुझे वो हमेशा 0 डिग्री या 100 डिग्री लगता है। तो हम सभी के सभी को कहां पहुंचा दिए, 0 पे। तो 0 पे जब हम पहुंचाए तो वहां पे वाटर अगर कुछ हायर टेम्परेचर पे था वो एनर्जी लूज किया होगा, स्टीम अगर हायर टेम्परेचर पे था तो पहले ठंडा होने में एनर्जी लूज किया होगा, फिर स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होने में एनर्जी लूज किया होगा, फिर स्टीम से वाटर 100 डिग्री से 0 डिग्री तक आने में कुछ एनर्जी लूज किया होगा। एट द सेम टाइम आइस के साथ हुआ होगा, आइस ने कुछ एनर्जी गेन की होगी, वो पहले अपने टेम्परेचर को बढ़ाया होगा और फिर वो आइस से वाटर में मेल्ट किया होगा। यही पूरा प्रोसेस होगा ना। तो आपने कुछ एनर्जी ली, उसमें से कुछ क्या कर दी, खर्च कर दी। अब ये चेक करना है आपको कि आपने जो एनर्जी ली वो ज्यादा थी या जो आपने खर्च की वो ज्यादा थी। अगर जो ली वो ज्यादा है तो क्या होगा, अभी भी एनर्जी बची हुई होगी ना, तो उस एनर्जी से क्या करोगे, टेम्परेचर को आप पूरे के पूरे मिक्सचर के टेम्परेचर को आप बढ़ा दोगे। और अगर एनर्जी आपके पास कम रही होगी, आपने खर्च ज्यादा कर दी थी, तो इसका मतलब क्या है कि सारा आइस मेल्ट ही नहीं हो पाया होगा, ऐसा आप कहोगे ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। इसी का जस्ट उल्टा 100 डिग्री वाले में होगा। वहां पे अगर ज्यादा एनर्जी रही होगी तो क्या होगा, स्टीम सारा का सारा क्या हुआ होगा, ठंडा ही नहीं हुआ होगा, वो वाटर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ होगा। और एनर्जी अगर कम रही होगी, आपने ज्यादा खर्च दी है, इसका मतलब है कि आप वाटर को क्या करोगे, थोड़ा सा ठंडा कर दोगे जिससे वो स्टीम में कन्वर्ट ही ना हो, है ना। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं। तो यही अप्रोच मानते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से। हमारे पास आइस है जो कि -20 डिग्री सी पे है हमारे पास। हाँ बेटा, फेज चेंज, हाँ बेटा, अभी मैंने दोनों पॉइंट में बोला ना कि जब हम आइस को क्या करेंगे, मेल्ट करा के वाटर बनाएंगे, उसका भी हमें कंसिडरेशन करना है। और स्टीम के बारे में हमने बोला कि स्टीम जो है हमारा, वो वाटर में जब कन्वर्ट होगा, हमें वो एनर्जी के बारे में भी बात करनी है, ठीक है। आते हैं बेटा यहाँ पे, फाइंड द हीट क्यू रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। आपको बताना है कि यहाँ पे Q की वैल्यू की कितनी जरूरत होगी जिससे यहाँ पे स्टेट ऑफ द सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाए, है ना। आपको 1 kg आइस को क्या करना है, 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सी में चेंज करना है।
यही बोला गया है। कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी? तो मैं अगर Q की बात करूं तो Q को आप क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले बोलोगे आप कि आइस हमारे पास मान लो 1000 ग्राम था, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 था और चेंज इन टेम्परेचर 20 रहा होगा, तो इतना आइस के टेम्परेचर को बढ़ाने में काम आया होगा। आया होगा ना? देन हम लोग 1000 को अगर 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतनी एनर्जी किसमें काम आई होगी? आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में। ये लेटेंट हीट वाला पार्ट है ना? ये क्या लिखा है आपने? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या था हमारा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। नाउ द थर्ड वन क्या है हमारे पास? अब हमारा वाटर जो है उसकी टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो 1000 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर रहे हैं? 100 कर रहे हैं। ये फिर से क्या है बेटा? वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने का तरीका है ना? इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हमारा डिजायर्ड आंसर आ जाएगा? से यस और नो। तो मैंने आपको बताया पहले क्या किया आपने? आइस को मेल्ट कराया। मेल्ट कराने के बाद जब वो पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, पहले आइस के टेम्परेचर को बढ़ाया, फिर आइस का मेल्टिंग हुआ वाटर में, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री तक हुआ और ये रिजल्ट आपके सामने आया। क्या ये क्लियरिटी आई आपको? कैसे लिखना है? तो ये सारा कन्वर्जन में हीट इन्वॉल्व था। सिर्फ स्टेट चेंज की बात कर रहे हो अगर, तो सिर्फ स्टेट चेंज में जो हमारा हीट इन्वॉल्व है, क्या वो ये है? बाकी दोनों जो इन्वॉल्व है वो किस में है? वो टेम्परेचर को इंक्रीज कराने में है। क्या ये बात भी क्लियर है? तो इसका मतलब टोटल हीट कोई पूछता तो मैं ये बताता, सिर्फ स्टेट चेंज का पूछा जा रहा है तो हमारा काम ये जो बीच वाला पार्ट है इसी से चल जाना है। डन? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। अगला ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमें इस बार बोला गया है कि हमारा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मटेरियल का, जो हीट कैपेसिटी है एक्चुअली, वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो हमने दो सब्सटेंस लिए, एक 100 डिग्री पे था, है ना, और दूसरा 0 डिग्री पे था। इन दोनों को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आए और कहीं पे हीट का लॉस नहीं हुआ है, तो ऐसे में इनके मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हुआ होगा ये हमें बताना है। ठीक है? हीट कैपेसिटी क्या होता है जानते हो क्या? हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade। ठीक है ना? तो हम उसे सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि हमारा डेल्टा Q जो होता है ये C मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा होता है। मीन C की वैल्यू को हम डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा कह सकते हैं। ठीक है? डेफिनेशन इसका क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो एक सब्सटेंस जो कि हायर टेम्परेचर पे है उसने क्या किया होगा? हीट लूज किया होगा, और दूसरा सब्सटेंस जो कि लोअर टेम्परेचर पे है उसने क्या किया होगा? हीट गेन किया होगा। तो मैं यहां लिखता हूं हमारा C1 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस थीटा मिक्सचर, ये किसके बराबर होना चाहिए? C2 इंटू थीटा मिक्सचर माइनस 0 के। क्या ऐसा कह सकते हैं? एंड एक चीज की तो श्योरिटी है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 बाई C2 इज ग्रेटर देन 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? जल्दी बोलो। क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा? कि हमारी हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज्यादा तो हीट कैपेसिटी ज्यादा, तो टेम्परेचर ज्यादा किधर होनी है? जहां 100 साइड में था। और टेम्परेचर कम किधर होना है? जहां पे हमारा 0 साइड है। से यस और नो। हमें वैल्यू पूछी भी नहीं गई है। हमसे अगर कोई वैल्यू पूछता ना तो हम भी बोलते कि कितना ज्यादा है या कितना कम है ना? बट हमसे तो सिर्फ यही पूछा गया है ना कि 50 से ज्यादा होगा कि कम होगा, ऐसा ही कुछ पूछा गया है ना। तो हम भी ऐसा ही अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं C1 by C2 is greater than 1, that is enough. Now do one thing, if C1 by C2 is greater than 1, C1 by C2 को क्या आप यहाँ पे थीटा मिक्सचर डिवाइडेड बाई 100 माइनस थीटा मिक्सचर लिख सकते हो क्या? जल्दी देखकर बताओ बेटा। C1 बाई C2 is theta mixture divided by 100 minus theta mixture. Just rearrange it. Theta mixture is greater than 100 minus theta mixture. So 2 theta mixture is greater than 100. So theta mixture is greater than
50। क्या यही आंसर आपके पास आने वाला है बच्चों? जल्दी से बोलो। तो यहां पे आंसर आप क्या कोट करोगे? मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। ठीक है, क्लियर हुआ ये? आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे एक और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन लगता है हम कर पाएंगे क्या? चलो 2 मिनट और ले लेते हैं, है ना, करने की कोशिश करते हैं। Steam at 100 degree C is passed into 20 gram of water at 10 degree C. When water acquires a temperature of 80 degree C, the mass of water present will be. क्या होगा वहां पे मास वाटर का प्रेजेंट, ये हमें बताना है। जब वाटर कितने पे पहुंच चुका है बेटा? 80 डिग्री सी पे। ठीक है, वाटर था पहले कितने पे? वाटर था पहले कितने पे? कितने पे था? 10 पे था। स्टीम उसके ऊपर से पास कराया गया है ना। स्टीम के बारे में हमें और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। हमें बस इतना बोला गया है कि 100 डिग्री सी आप जो है ना स्टीम उसके ऊपर से पास करा रहे हो। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक छोटा सा ट्रिक है बेटा। ट्रिक ये है कि जो 100 डिग्री वाला जो स्टीम है वो पहले क्या हुआ होगा? वाटर बना होगा। और वाटर बनने के बाद सिंस हम पूरे वाटर के टेम्परेचर को कितना बोल रहे हैं? 80 बोल रहे हैं, तो वो स्टीम जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है क्या वो भी ठंडा होके 80 तक आ चुका होगा? तो अगर मैं यहाँ पे हीट लॉस की बात करूं, मैं यहाँ पे किसकी बात करूं? हीट लॉस की बात करूं, तो वो स्टीम ने किया होगा। और स्टीम ने कितना किया होगा? मास तो हमें पता नहीं है, तो मैं m इंटू 540 लिखूंगा। और साथ ही साथ क्या हुआ होगा? m इंटू 1 इंटू 20 भी हुआ होगा क्या? जो कि आप यहाँ पे 100 माइनस 80 से रिप्रेजेंट करोगे। आप सभी हाँ या ना बोलो जल्दी से मुझे। क्या ऐसा लिख सकते हो? तो 540 प्लस 20m, क्या इसे मैं 560m कह सकता हूं? हीट गेन किसने किया है? हीट गेन किया है हमारे वाटर ने। वाटर था कितना बेटा हमारे पास? जल्दी से बोलो। वाटर था कितना? 20 ग्राम। पहले से था कितने पे? 10 डिग्री पे। तो क्या ये 20 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 80 माइनस 10 के बराबर उसने हीट गेन किया है? दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 1400। क्या इन दोनों को इक्वेट करके हम स्टीम की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये जो स्टीम आपने लिया था इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? 1400 डिवाइडेड बाई 560। कोई अप्रोक्सीमेट आंसर बता सकता है? कितना होना चाहिए? कुछ तो बोल दो। 280 से डिवाइड करते तो ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में कैंसिल होता है क्या? तो आप इसे इजी वे में क्या लिख सकते हो? 2.5 ग्राम कह सकते हो क्या? तो पहले से मिक्सचर में वाटर कितना था? 20 ग्राम। अब वहां पे स्टीम जो कन्वर्ट हुआ वाटर में वो कितना आ गया? 2.5 ग्राम। क्या अब ये सभी के सभी पानी होंगे? उस समय ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, और दोनों प्रेजेंट होंगे तो हमारा आंसर यहां से कौन सा हो जाना चाहिए? क्या हम डी चॉइस के लिए जा सकते हैं? तो हमारा ये अप्रोच है बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को जो है अब एंड की तरफ लेकर चलते हैं। ये तो देखकर बताने वाला आंसर है। बोलो कौन सा चिपका दूं मैं? जल्दी से बोलो। कौन सा? ए। कुछ सोचने की भी नीड है क्या? नहीं है। हीटिंग कर्व हमने सीख रखा है। तो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इस टॉपिक में जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखोगे। ये टॉपिक ही है जहां पे आप 5-7 क्वेश्चन में अपने दिमाग को लड़ाते हो। जब लगाते हो तब जाकर आपके आंसर्स आना शुरू होते हैं। एक मिक्सचर मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको याद भी रख लेना चाहिए। अगर वाटर और आइस का रेशियो 1:8 का है, किसका है? 1:8 का है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप सभी को वाटर में कन्वर्ट कर दोगे 0 डिग्री पे। 1:8 का है तो। और अगर 1:3 का है, मैं थोड़ा गलत बोल गया, मैं वाटर और आइस बोल गया ना, इसे हम लोग स्टीम और आइस याद रखेंगे। अगर स्टीम और आइस का हमारा मिक्सचर है कितने का? 1:8 का, तो हम 0 डिग्री वाटर पे सबको लेकर चले जाएंगे। और अगर 1:3 का है, 1 स्टीम है और 3 क्या है? आइस है, तो वैसे केस में 100 डिग्री सी पे हमें वाटर मिलेगा। ये 2 ट्रिक्स हैं जो कि काम आते हैं। ये दोनों ट्रिक याद रख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है, सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।
ओके।